साइंस में पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु संख्या पहला विकल्प है, दूसरा है परमाणु द्रव्यमान, तीसरा है इलेक्ट्रॉन की संख्या और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी को 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी को 1913 ईस्वी में विद्वान हेनरी मोजले हेनरी मोजले ने 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था। और इन्होंने तब क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इन्होंने क्या कहा था? हेनरी मोजले ने कहा था कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। जबकि इससे पहले मंडेलीफ ने क्या कहा था? मंडेलीफ ने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो मंडेलीफ ने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। लेकिन हेनरी ने, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी दिया, उन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मंड किसका रूप है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो आपका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। मंड किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट का। आप जानते हैं कि पौधा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया द्वारा अपने लिए भोजन तैयार करता है, पादप। तो वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पादप क्या करता है? वो वायुमंडल से CO2 लेता है, भूमि से जल लेता है और पौधे के भीतर और पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। और सूर्य से ये क्या करता है? सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करता है, सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करता है। तो इस तरह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप जो है वो CO2 और जल की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और जल से वो क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो CO2 और जल से कार्बोहाइड्रेट बनाता है और पादप इस कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल अपने लिए ऊर्जा के रूप में करता है, ऊर्जा के लिए करता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब वो बनाए गए कार्बोहाइड्रेट का तुरंत उपयोग नहीं कर पाता है, कार्बोहाइड्रेट की जिस मात्रा का वो तुरंत उपयोग नहीं कर पाता है, उसको वह मंड के रूप में संचित कर लेता है और बाद में इसका उपयोग अपने लिए करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, मंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करता है? विकल्प है एंजाइम,
प्लाज्मा, हार्मोन और चौथा है सभी। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा एंजाइम। जैव उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम काम करता है। ये क्या करता है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको तोड़कर एंजाइम छोटे छोटे हिस्सों में खंडित कर देता है, जिससे कि वो भोजन पाचन में सहायक होता है। तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? निम्न में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, यानी कौन कोशिका विभाजन के प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है? हमारे सामने विकल्प है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिक्सिक। तो आपका सही आंसर होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये कोशिका के ये सब ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक्सिक ये सब क्या है, पादप हार्मोन है। ये सब क्या है, पादप हार्मोन है, पौधों में पाया जाता है। और इसमें ये साइटोकाइनिन जो है ये पौधों में कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद ऑक्सिन क्या है, ये पौधे के लंबाई में वृद्धि करता है। ऑक्सिन क्या करता है, पौधों के लंबाई में वृद्धि करता है। और जिबेरेलिन क्या करता है, जिबेरेलिन आपका क्या करता है, जिबेरेलिन ये तनों की मोटाई में वृद्धि करता है। जो पादप के जो तना होता है उसकी मोटाई में वृद्धि करता है। ऑक्सिन क्या है, यह पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, यह पौधों में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को जन्म देता है। एब्सिक्सिक क्या करता है, यह पौधे के वृद्धि की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। पौधे में वृद्धि की प्रक्रिया को नियंत्रित या वृद्धि की प्रक्रिया को रोकता है। वृद्धि की प्रक्रिया को रोकता है, इसीलिए इसको वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहा जाता है। वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहा जाता है। अगला देखते हैं। निम्न में किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हमारे सामने विकल्प है वायु, निर्वात, कांच, जल। आपका सही आंसर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है? फार पॉइंट, यानी सामान्य नेत्र जो है वो अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? तो है सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है? विकल्प है 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर और अनंत। तो आपका सही आंसर होगा अनंत। सामान्य नेत्र के लिए फार पॉइंट क्या है? अनंत है, कोई निश्चित नहीं है। और 25 सेंटीमीटर क्या है? सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। कितनी? न्यूनतम, यानी कि इससे कम की दूरी पर आंख के द्वारा, सामान्य नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को देखा नहीं जा सकता। यानी कि वस्तु को देखने के लिए वस्तु और सामान्य नेत्र के बीच में कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी ही चाहिए। अगला है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। हमारे सामने विकल्प है एम्पियर, कूलम, वोल्ट, वोल्टमीटर। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलम। और एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? विद्युत धारा का। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक है।
विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट। और वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने वाला यंत्र। विभवांतर को मापने वाला यंत्र ही वोल्ट मीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृत्रिम पारितंत्र है, यानी मानव द्वारा निर्मित पारितंत्र? विकल्प है वन, तालाब, झील, बगीचा। तो आपका सही आंसर होगा बगीचा। बगीचा ये मानव निर्मित पारितंत्र है, जबकि ये सब जो है ये प्राकृतिक पारितंत्र है। कैसा पारितंत्र है? प्राकृतिक पारितंत्र है। अगला है, निम्न में कौन अपमार्जक है? निम्न में कौन अपमार्जक है? तो हमारे सामने विकल्प है शैवाल, जीवाणु, कवक, एक से अधिक। सही आंसर है एक से अधिक। एक से अधिक। इनमें जीवाणु और कवक ये दोनों ही अपमार्जक के रूप में, प्रकृति में अपमार्जक के रूप में, प्राकृतिक अपमार्जक के रूप में काम करते हैं। क्या करते हैं ये? जैसे कोई सरल गल पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ को ये क्या करते हैं? जीवाणु और कवक अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ फोड़ कर उसे अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, और ये अकार्बनिक पदार्थ फिर से मिट्टी में मिल जाता है और फिर इसी का पौधों के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। तो कौन अपमार्जक है? जीवाणु और कवक। अगला क्वेश्चन है, किसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं? किसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं? हमारे सामने जो विकल्प है वह है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इसी में स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। आप जानते हैं कि प्लास्टिड केवल पादप में पाया जाता है, जिसको हम हिंदी में लवक कहते हैं। प्लास्टिड जिसको हिंदी में लवक कहा जाता है, ये केवल पादप में पाया जाता है। और यह 3 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, रोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट ही है। क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है? क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है और ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? रंगहीन। और क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है। और जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक, जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक, जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है, का वर्णक, यानी जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल कहते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक यानी क्रोमोफिल होता है, उसी क्रोमोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसी क्रोमोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का
जन घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली का जन घनत्व कितना है। हमारे सामने विकल्प है 11,297, 13,333, 14,414 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है 11,297। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है 11,297 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है तो वो है बिहार का है। कितना है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार के बाद है पश्चिम बंगाल। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह हम देखें 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व का किसका है अरुणाचल प्रदेश का, वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति को जन्म देने वाला गेहूं की उन्नत किस्में भारत को किस देश से प्राप्त हुई। यानी हरित क्रांति जो भारत में 1960 के दशक में हुआ जिसकी वजह से गेहूं के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई थी। इस हरित क्रांति को जन्म देने वाली गेहूं की जो उन्नत किस्म थी वो भारत किस देश से प्राप्त किया था। हमारे सामने विकल्प है फिलीपींस, मैक्सिको, कनाडा, सिंगापुर। तो आपका सही आंसर होगा मैक्सिको। यहीं से भारत गेहूं की उन्नत किस्में प्राप्त किया था। और फिलीपींस से भारत चावल की उन्नत किस्में प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था फिलीपींस से चावल की उन्नत किस्में भारत फिलीपींस से प्राप्त किया था जो कि भारत में हरित क्रांति लाने के लिए जिम्मेदार था। अगला है नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया। नीरू का अर्थ होता है जल और मीरू का अर्थ होता है आप, यानी जल और आप नामक कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया। हमारे सामने विकल्प है बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। तो आपका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला है जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा कब चलाया गया। हमारे सामने विकल्प है 2014, 15, 16, 19, 20, 21। और आपका सही आंसर है 2015-16 में भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान चलाया गया जिसका उद्देश्य है जल संरक्षण। अगला है भीलवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। हमारे सामने विकल्प है बॉक्साइट, लौह, थोरियम, अभ्रक। और सही आंसर है अभ्रक। भीलवाड़ा कहाँ है राजस्थान में है और ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। भारत के 4 राज्य मुख्य रूप से अभ्रक के उत्पादन के लिए जाना जाता है। वो है आपका झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 4 राज्य भारत में मुख्य रूप से अभ्रक के उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हिमालय पर्वत के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई लगभग कितनी है। हिमालय पर्वत के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई लगभग कितनी है। हमारे सामने जो विकल्प है वो है 5 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 70 किलोमीटर और 140 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर होगा 70 किलोमीटर।
हिमालय पर्वत के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर है। आप जानते हैं कि पृथ्वी को इस तरह 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी। सबसे ऊपरी वाले हिस्सा को हम कहते हैं भूपर्पट्टी। उसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा है उसको कहते हैं मेंटल, और सबसे नीचे वाले हिस्सा को हम कहते हैं क्रोर। तो ये पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटा गया। सबसे ऊपर वाला भूपर्पट्टी, मेंटल, और सबसे नीचे वाला क्रोर कहलाता है। और भूपर्पट्टी जो है इसकी मोटाई महाद्वीप और महासागर में अलग अलग होता है। भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीप में और महासागर में अलग अलग होता है। महासागरीय क्षेत्रों में भूपर्पट्टी काफी पतला होता है, जबकि इसकी तुलना में महाद्वीपीय क्षेत्रों में काफी मोटा होता है। महासागरीय क्षेत्रों में इसकी औसत मोटाई लगभग 5 किलोमीटर होती है महासागरीय क्षेत्र में, लेकिन महाद्वीपीय क्षेत्रों में इसकी औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर होती है। और इसी भूपर्पट्टी और मेंटल का ऊपरी हिस्सा, भूपर्पट्टी और मेंटल का ऊपरी हिस्सा मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करता है। स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर का निर्माण करता है। और इस स्थल मंडल की मोटाई लगभग 200 किलोमीटर है। और स्थल मंडल की मोटाई कितनी है? लगभग 200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक समुद्री मील का मान होता है। एक समुद्री मील का मान होता है, विकल्प है 1.8 किलोमीटर, 2.8, 1.6, इनमें से कोई नहीं। तो एक समुद्री मील का मान होता है 1.8 किलोमीटर, लेकिन एक मानक मील का मान होता है, एक समुद्री मील का मान होता है 1.8 किलोमीटर, और एक मानक मील का मान होता है, 1.6 किलोमीटर। लेकिन समुद्री इलाकों में इसका मान कितना हो जाता है? 1.8 किलोमीटर। अगला है, मोनपा, डफला, अबोर जैसी जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, ये सब जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। अगला है, किस राज्य को मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? हमारे सामने विकल्प है त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, असम, और इसका सही आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम को ही मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? विकल्प है झरिया, रानीगंज, करणपुरा और बोकारो। तो इसका सही आंसर है रानीगंज। रानीगंज भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है रानीगंज। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है भारत का, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। और भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 35% यहीं से उत्पादित होता है। रानीगंज कहाँ स्थित है? ये है पश्चिम बंगाल में। रानीगंज है पश्चिम बंगाल में, दामोदर नदी घाटी में। दामोदर नदी घाटी में स्थित है। झरिया ये भी कोयला क्षेत्र झारखंड में है। करणपुरा ये भी झारखंड में है। बोकारो ये भी झारखंड में है। झरिया, करणपुरा, बोकारो झारखंड में है, जबकि रानीगंज भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी में स्थित है।